जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी तुम्हारा संघर्ष का दौर है, अभी तुम्हें शांत रहना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, यह तुम्हें सिलेक्शन लेने के बाद कहना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी भर्ती 2025 के लिए, जिसमें आपके एग्जाम 30 जून से लेकर 10 जून के बीच में कंडक्ट कराई जा रही है। साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अब इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी विषयों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश लेकर आया हूं प्यारे साथी। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में देखने लायक है, पिछली कुछ भर्तियों में आए हुए प्रश्न है और आपकी आर्मी की भर्ती में भी देखे गए प्रश्न है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ये ऐसे प्रश्न यदि आपको अच्छे लगते हैं, ऐसे ही प्रश्न आप रोज पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। और जितने भी अपने मित्रगण हैं सभी को इस वीडियो को एक बार साझा जरूर कर देना, जिससे सभी लोग इस वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ सके। अब बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाह रहा है। पहला प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है कि डैश के कारण खसरा जो बीमारी है वो होती है। अब आपको बताना है ये बीमारी वायरस के कारण होती है, कवक के कारण होती है, या फिर बैक्टीरिया के कारण होती है, या फिर अमीबा के कारण होती है। पहले साथी, अब आपको यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन देना है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, बिना किसी देरी का आप लोग यहां पे इसका आंसर लगा भी दोगे कि सर जो खसरा जो बीमारी है वो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। किसके कारण? वायरस के कारण ये खसरा वाली बीमारी होती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पहले देखे गए हैं आपकी एग्जाम में, वही प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसके अलावा बात करूंगा मैं कि आगे एथेनॉल जो है, एथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो लवणीकरण होगा, यहाँ पे अनुमापन होगा, यहाँ पे किण्वन होगा, या फिर यहाँ पे संयोजन होगा। संयोजन होता है मान लो दो यौगिक आपस में मिल जाते हैं तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है एथेनॉल का उत्पादन क्या कहलाता है, तो एथेनॉल का जो उत्पादन कहलाता है वो आपका यहाँ पे किण्वन कहलाता है। और सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे जाना। सी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पे बैठने वाला है। ठीक है, इसी के साथ अब अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि पारंपरिक तापयुक्त बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं किस धातु के बने हुए होते हैं। आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में जो तंतु रूपी जो संरचना होती है जो प्रकाश देती है, वो जो फिलामेंट कहते हैं उसे, वो फिलामेंट किस धातु का बना होता है, आपसे यह क्वेश्चन किया गया है। आपको बताना है लोहा, तावा, टंगस्टन, प्लेटिनियम। यहां पे मैं बात करूंगा, यदि मैं बात करता हूं यहां पे लोहे की, यहां पे बात करूं मैं, पहले बात करते हैं तावे की। तो तावा आपको पता है सेकंड नंबर का सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, सबसे बढ़िया सुचालक होता है विद्युत का, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सबसे बढ़िया सुचालक होता है सेकंड नंबर पे, याद रखना। कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पे। आप बोलेंगे फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका चांदी होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपकी चांदी होती है, जो कि विद्युत का बहुत अच्छा चालन करती है। अब यहां पे बात करते हैं कि किस धातु के बने होते हैं, किस धातु के बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं। आप याद रख लेना, तो वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पहले भी कई बार पूछ लिया है, इसलिए आप लोग यहां पे टंगस्टन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही है। और यदि आपके समझ में आ रही है तो आप लोग अपनी ओर से भी क्वेश्चंस करने का प्रयास करो। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा धानी प्राणी का उदाहरण है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल दौड़ रहा होगा कि धानी प्राणी किसे कहते हैं। तो धानी प्राणी पहले साथी एक तरीके से ये एक प्रकार के स्तनधारी होते हैं, और स्तनधारी के साथ ये जन्म के बाद अपनी जो संतान होती है उससे अपनी धानी यानी अपनी जो कोख होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा है धानी प्राणी, आप ऑप्शन से ही समझ गए होंगे। एक प्राणी है ऐसा जो कंगारू, जो अपनी संतान पैदा करने के बाद उसे अपनी धानी में या फिर अपनी कोख में ही वो जो है उसका लालन पालन करता है। अलग से थैली रूपी जो संरचना बनी होती है उसी में उसका लालन पालन करता है, उसी में उसे रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन भी कंगारू हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या लगा दिया आप लोगों ने यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ बात करूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन ए है आपके सभी के सामने कि जिसे शक्ति नापने का यंत्र कहेंगे, यूडीमीटर कहेंगे, कैलिपर कहेंगे, या फिर बैटरी कहेंगे। उस उपकरण का नाम बताना है जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करेगा, आपसे ये पूछा है यहाँ पे। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है वो उपकरण कौन सा है आपका? बैटरी रहने वाला है। यहाँ पे सभी साथी बैटरी लगा देना इज द करेक्ट ऑप्शन।
बैटरी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रही बात? बिल्कुल। और यदि समझ आ रही है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो गति का कौन सा नियम कहता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा जो पदार्थ है वो तुरंत पहले पदार्थ पर वापस से बल लगाना शुरू कर देगा। अब आपको मैंने बता रखा है कि न्यूटन ने अपनी गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम में उन्होंने बताया था आपका जो बल है उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन बताई थी। सेकंड लॉ में उन्होंने बताया बल का सूत्र क्या है। तो बल का मैंने आपको बता रखा है F बराबर m/a, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब पहले नियम में उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यह बात किसने बोली है? न्यूटन ने पहले नियम में बोली। दूसरे नियम में न्यूटन ने बल का सूत्र दिया, यानी फोर्स, है ना। तो तीसरा जो नियम था उसमें उन्होंने बोला कि यदि कोई हम लोग किसी पे क्रिया करेंगे तो तुरंत वो चीज प्रतिक्रिया करेगी। मान लो रॉकेट आसमान में जा रहा है तो वो नीचे आग फेंक रहा है तब जाके वो आसमान में जा रहा है ना। तो इस नियम को हम लोगों ने क्या कहा कि इस नियम को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, है ना। इसके साथ मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि मान लो आप बंदूक चला रहे हो तो जैसी बंदूक से गोली आगे की तरफ जाएगी आप वापस से पीछे की तरफ आओगे तो इससे क्रिया प्रतिक्रिया तुरंत हो रही है। तो चीजें इसलिए इसका नाम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट ऑप्शन हो। इसी के साथ इसको हम लोग संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, याद रखना। संवेग संरक्षण का नियम भी सही कहते हैं हम, है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? जॉन सॉल्क है, जॉन नेश है, लुइस पास्चर है या फिर अल्बर्ट शावन है ना। तो यहां पे आपसे पूछा है कि ओरल पोलियो जो वैक्सीन है उसका आविष्कार किसने किया था। हाँ, तो आप लोग यहां पे इसका आंसर भी बहुत शानदार तरीके से देंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्बर्ट शावन इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्बर्ट शावन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। सभी साथी यहां पे लगा देना। जो मेरा प्यारे साथी डी ऑप्शन यहां पे लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हो, है ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने है कि डीजल डैश का उदाहरण है। डीजल डैश का उदाहरण है। अब डीजल संघनन का उदाहरण है, बाष्पीकरण का उदाहरण है, अवक्षेपण का उदाहरण है या फिर निस्तरण का उदाहरण है। डीजल किसका उदाहरण रहने वाला है वो आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल। अब यहां पे आप लोग इसका आंसर देंगे कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन यहां पे रहने वाला है कि डीजल जो है आपका अवक्षेपण का उदाहरण है ना, अवक्षेपण का उदाहरण है। यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने यहां पे लगाया है, ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वेबर। वेबर किसकी इकाई है? वेबर इज द यूनिट ऑफ, वेबर किसकी इकाई यहां पे रहने वाली है? अब आपको मैं बता दूं वेबर जो है एक तरीके से वो चुंबकीय प्रवाह की इकाई है ना, चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। आप बोलेंगे विद्युत प्रवाह घनत्व की, ये घनत्व इसको लिखना, विद्युत प्रवाह घनत्व की क्या है? तो वो आपकी टेस्ला रहने वाली है ना, वो क्या रहने वाली है? टेस्ला रहने वाली है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे अब आपसे पूछा वेबर किसकी इकाई है, तो वेबर आपकी विद्युत जो है चुंबकीय प्रवाह की इकाई रहने वाली है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट ऑप्शन जिस भी साथी ने लगाया है। ये प्रश्न आपकी ही एग्जाम में पूछे गए हैं, वही रिपीटेड फॉर्मेट वाले प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न और ऐसा ही एक और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। अपनी तैयारी को परखने के लिए आप चीजों को कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी किस लेवल की तैयारी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? आपके सामने ए ऑप्शन है गैलेना है, बी ऑप्शन है शनिवार है, डी ऑप्शन है चाल्कोसाइट है और डी ऑप्शन है आपके सामने कैसिटराइट है। अब आपको यहां पे इसका राइट ऑप्शन देना है कि तांबे का एक अयस्क खनिज कौन सा है। तांबे का एक अयस्क खनिज कौन सा यहां पे रहने वाला है? तो प्यारे साथी यहां पे इसका राइट ऑप्शन चाल्कोसाइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, है ना, चाल्कोसाइट हो जाएगा। और सी ऑप्शन बिल भी करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहां पे बिल भी करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि एसिटोनाइट्रिल जो है, एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसिटोनाइट्रिल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटोनाइट्रिल, ठीक है। तो अब यहां पे इस प्रश्न का आंसर आप लोग लगाएंगे। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, कौन सा इनमें से करेक्ट बैठ रहा है? आप लोग मेरे को आंसर दो, बिल्कुल, चलो, हाँ भाई, है ना। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर क्या है? CH3CN बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, CH3CN बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका यहां पे, और सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन है प्यारे साथी, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल।
और इसी प्रकार से आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जबड़ा किसका भाग है। अब जबड़े में ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आज की इस क्लास का, सबसे हलवा प्रश्न आज की इस क्लास का, कि जबड़ा किसका भाग होता है। वहां का होता है, खोपड़ी का होता है, हाथ का होता है, श्रोणी चक्र का होता है। तो देखो श्रोणी चक्र का होगा नहीं, है ना, बिल्कुल। हाथ का होगा नहीं, ठीक है। अब जबड़ा कहां होता है, खोपड़ी में होता है, तो खोपड़ी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, सबसे सिंपल, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के ऊपर छोड़ता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है, कौन सा निम्नलिखित में से गति का सही समीकरण है। और ये आपको HW फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे, ठीक है। उसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने है कि एम द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व गुण जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व गुण कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट बैठने वाला है, आप मेरे को बताओ। मैं बता दूं इसका जो रहने वाला है वो 2mr² 5 रहेगा। और ये किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी चीजें ठीक है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि आवर्त सारणी के छठवें और आवर्त और समूह फोर्थ ए में कौन सा तत्व रखा गया है। तो इसमें आपका लेड रखा गया है, आपका सीसा रखा गया है, जिसका क्रमांक होता है 82, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से। अगला प्रश्न, कौन सा मिश्र धातु में लेड या टिन होते हैं। अब आपको पता है मिश्र धातु की बात हो रही है, तो 2 या 2 से अधिक ऐसे धातु जिनको समान अनुपात में लिया जाता है उनको मिश्र धातु कहते हैं। अब आपको यहां पे बताना है कि कौन सा मिश्र धातु है जो लेड और टिन से मिलाकर बनाया जाता है, जो लेड और टिन से मिलाकर बनाया जाता है। अब आपको पता है एक तरीके से ये शोल्डर है, इस शोल्डर को टांका कहा जाता है ना, जो अपने आभूषण होते हैं उनमें जो टांका लगाया जाता है वो शोल्डर से लगाया जाता है। शोल्डर का जो रूप आता है वो किस किस से निकल के आता है, लेड व टिन से, है ना। किससे निकल के आएगा, लेड व टिन से, है ना। इसमें ये दोनों 50-50% के अनुपात में लिए जाते हैं। कई बार ये आपके 70 और यहाँ पे 30 के अनुपात में भी लिए जाते हैं, आप याद रखना, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है, तो बिल्कुल बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। कौन सी मांसपेशी होती है जो आपकी कनपट्टी की जो हड्डी होती है उसे जबड़े से जोड़ने का काम करती है। मैसेटर है, डेल्टाइड है, ठीक है, आपका यहाँ पे सोलियस है, या फिर पेक्टोरियल मेजर है, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दो। तो आपको बता दूं मैं कौन सी ऐसी हड्डी है जो मांसपेशी, तो वो आपकी मैसेटर होने वाली है, ठीक है, वो आपकी मैसेटर रहने वाली है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। कौन सी है वो आपकी मैसेटर रहने वाली है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न टेस्ला जो है वो किसकी इकाई है। अब मैंने अभी आपको बताया है टेस्ला किसकी इकाई रहने वाली है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, तो आपको मैंने अभी बताया है ये किसकी है, विद्युत जो है आपका चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई होती है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई होती है। तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन लगा देना, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन होता है, सही बात है, बिल्कुल। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को प्रभावित करती है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को प्रभावित करती है। आपको बता दूं आपके मस्तिष्क में एक भाग पाया जाता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। इस हाइपोथैलेमस के अंदर एक ग्रंथि काम करती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और इसी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। और यही आपके सभी ग्रंथियों के काम को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो गया प्यारे साथी, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो गया। इस बात को याद रखना, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक और बात इसको ये याद रखना, ये सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की, सबसे छोटी। आप बोलेंगे सर सबसे छोटी ये है तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी यकृत लीवर रहने वाली है। आप बोलेंगे सेकंड सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो आपकी अग्नाशय रहने वाली है, ठीक है, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो पाचक एंजाइम को स्रावण होता है वो आपके अग्नाशय से होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण भी आपके अग्नाशय से होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना है,
है ना। और जो आपका इंसुलिन हार्मोन है उसका अग्नाशय ग्रंथि से कहां से स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में लैंगर द्वीपिकाएं पाई जाती है, लैंगर द्वीपिकाओं में बीटा कोशिकाएं पाई जाती है, बीटा कोशिकाओं द्वारा ही आपके इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ठीक है, चीजें केवल इतनी सी आपको समझने की है देर, बस चीजें बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बात करें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न आपसे कुछ महत्वपूर्ण चीज बोल रहा है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। उस इकाई का नाम बताना है जिसमें ईंधन का कैलोरीफिक मान जो है उस वो व्यक्त किया जाता है। तो वो आपका सबसे सिंपल प्रश्न आज की इस क्लास का, तो मैं आपको बता दूं किलोजूल केग्रा यहाँ पे हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। किलोजूल केग्रा इज ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। बताओ सही बात है? हाँ भाई, जिसने ए दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है प्यारे साथी। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि सीमेंस। अब देखो आपसे टेस्ला पूछ ली है ना, आपसे वेबर पूछ ली, अब आपसे पूछिए सीमेंस किसकी इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की है, चुंबक चालकत्व की है, चुंबकीय प्रवाह की है। हमने चुंबकीय प्रवाह घनत्व की अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी सर जी, उसका तो हमने टेस्ला लगाया था। टेस्ला लगाया नहीं लगाया? चुंबकीय प्रवाह की भी हमने देख ली सर, अभी आपने बोला था उसे हमने वेबर लगाया। ठीक है, वेबर लगाया नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। बात करते हैं विद्युत चालकत्व की, बात किसकी करते हैं? विद्युत चालकत्व की। तो विद्युत चालकत्व की आपकी सीमेंस होती है, याद रखना क्या होती है? सीमेंस होती है, याद रखना। ठीक है, केवल इतनी सी बात याद रखनी है आपको। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिस भी साथी ने बी लगाया था बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है क्लोरोफॉर्म। आपको पता है क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज लिया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज जो है बेहोश करने के लिए लिया जाता है। लेकिन अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपसे पूछा है यहाँ पे कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। CCl4 है, CHCl3 है, CH3Cl है, या फिर CF2Cl2 है ना। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का सूत्र भी आपको बहुत गजब तरीके से बताना है प्यारे साथी। ठीक है, चलो हाँ क्या होगा, तो आप सभी साथी बोल रहे कि सर CH3Cl यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो जिस भी विद्यार्थी ने यहाँ पे बी ऑप्शन लगाया था प्यारे बच्चा, बहुत गजब तरीके से राइट होने वाला है ना। जिस भी प्यारे बच्चा ने बी ऑप्शन लगाया था बहुत गजब तरीके से राइट होने वाला है। और जिसने भी अभी तक पढ़ाई की पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, एक बार प्ले स्टोर पे जाके पढ़ाई की पाठशाला एप्लीकेशन है अपना, वहां पे बहुत सारे फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाकर के उसको अपना जो कंटेंट अपनी प्रैक्टिस है, कलरफुल टेस्ट वहां पे अवेलेबल है, तो आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा, चीजें भी अच्छी हो जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत शानदार तरीके से होगी प्यारे बच्चों, है ना। एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से होता है ना, वैसी चीजें वहां पे आपके लिए कंडक्ट कराते हैं। इतना एनिमेशन वगैरह सारी चीज बिल्कुल, साइंस में भी बहुत कुछ आपके लिए टेस्ट में है। आप एक बार टेस्ट जरूर देखना, आपको प्ले स्टोर पर जाओ और आप पढ़ाई की पाठशाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, वहां से आपको सारी चीजें और मिल जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बहुत उपलब्ध है वहां पे। यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि टीबिया जो है किसका भाग है। टीबिया किसका भाग है? आपको पता है आपका पैर होता है, पैर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। पैर में सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी कौन सी? फीमर। ठीक है, ये फीमर कहां पे पाई जाती है आपको पता है? हमारी जांग में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सेकंड नंबर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो आपकी टीबिया है। टीबिया पाई कहां जाती है? तो जो आपके पैर का हिस्सा होता है, पैर से नीचे घुटना होता है, घुटने की जो हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं। पटेला के नीचे जस्ट एक हड्डी होती है जिसका नाम है टीबिया, जिसे आप पीढ़ी कहते हो। ठीक है, तो पीढ़ी में दो हड्डियां पाई जाती है, एक तो फिबुला, एक टीबिया। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है सेकंड नंबर की, फीमर के बाद किसी का नंबर लगता है तो वो टीबिया होती है प्यारे साथी। सबसे मजबूत और सबसे जो है बड़ी हड्डी होती है ये, है ना, पैर की। तो यहाँ पे ये किसकी हड्डी है, किसका भाग है? ये आपके पैर का भाग है। यहाँ पे डी ऑप्शन लगा देना, ना बाहा का है, ना खोपड़ी का है, ना हाथ का है। ठीक है, यहाँ पे पैर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि शॉर्ट सेल जो है, शॉर्ट सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? शॉर्ट सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तत्व की बारे में बात करें तो उसका नाम तो सिलिकॉन हो जाएगा, उसका नाम तो सिलिकॉन हो जाएगा। लेकिन यहीं पे बात करें कि अब सोडियम के बारे में, तो सोडियम, आप यह बात याद रखना, इस सोडियम को सबसे मुलायम धातु कहा जाता है। क्योंकि यह प्रश्न आया हुआ है कि चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? चाकू से एक मिनट रुको, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। एक बात यह भी याद रखना कि इस सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है? इसको केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। अब थोड़ी सी बात मेरी ये भी यहां पे ध्यान रखना आप लोग कि इसके साथ जैसे सोडियम हो गया,
ठीक है, पोटेशियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया। ये वे धातुएं हैं जो बहुत मुलायम है और जिन्हें चाकू से काट सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है तो आप इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए तो याद रख लेना, ठीक है, चाकू से काटना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, और आज की इस क्लास का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब फटाफट से इसका आंसर भी देंगे कि सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम से प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? सूरज की रोशनी से स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले करने वाला व्यक्ति का नाम आपको बताना है, जिसमें है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है, या फिर आइजैक न्यूटन है, या फिर हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड है, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है? फटाफट से बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार, है ना, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन प्यारे साथी। सभी साथी बहुत गजब तरीके से आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो रहने वाला है पैरेलल, वो आपका यहाँ पे आइजैक न्यूटन रहेगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पे आइजैक न्यूटन रहने वाला है, याद रखना। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वो बहुत गजब तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके लिए। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे करवाई है आज, सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जितनी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वही है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हो। बाकी चीजें केवल इतनी सी है, ऐसी ही वीडियो रोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा, चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चा, जय भारत।